आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है। और ये जो टॉपिक है वो नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशल पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। आपके नेट के अंदर 4 टॉपिक मेंशन हैं आपके चुनाव प्रक्रिया को लेकर, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक इशू, उनकी आइडियोलॉजी, ठीक है, और वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिकल सिस्टम, यानी जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं, अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों का विभाजन कैसे किया है। ठीक है। दूसरा, यहीं से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है एमए और बीए के बच्चों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस के हैं, इस सेमेस्टर के बच्चों के लिए, कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके सामने क्या क्या चैलेंज हैं। ठीक है। तो इस पर आज हम इस वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम किसका पढ़ेंगे, भारतीय रेफरेंस पढ़ेंगे कि भारत के अंदर किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ल्ड लेवल पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो हम जान लें कि आइडियोलॉजी के आधार पर, जो विचारधारा है उसके आधार पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो कितने तरह की हैं, किस किस तरह की विचारधारा की जो है पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी क्या है, वामपंथी है जिन्हें लेफ्टिस्ट बोलते हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी क्या हैं, दक्षिणपंथी हैं जिन्हें हम राइटिस्ट बोलते हैं, राइट और लेफ्ट। ठीक है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी कैसी हैं जो मध्य मार्गी हैं, बीच का रास्ता अपनाते हैं, उसको हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है। आजकल आपने जेएनयू का मामला सुना होगा, उसमें बार बार ये सवाल उठाया गया कि लेफ्ट विचारधारा वाले व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहे हैं। मतलब क्या है लेफ्ट विचारधारा या लेफ्ट पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इसे जानिए। ये कहाँ से आया। वैसे तो इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, फ्रांस से मानी जाती है। फ्रांस के अंदर वहाँ के पार्लियामेंट में जो जनरल स्टेट था उसके लेफ्ट में जो लोग बैठे हुए थे वो लेफ्टिस्ट कहलाए, और राइट में जो बैठे हुए थे वो राइटिस्ट कहलाए। जो राजा को चाहते थे, उनकी शक्तियों को चाहते थे, यानी जो सिचुएशन है जैसी है उसको कायम करना चाहते थे, उनको राइट बोला गया। और जो चेंज चाहते थे, जो लोकतंत्र चाहते थे, जो डेमोक्रेसी चाहते थे, उनको लेफ्ट बोला गया। इसके अलावा अगर हम लेफ्ट पार्टी के आगे प्रोग्रेस देखें तो इसकी प्रोग्रेस मेनली मानी जाती है रूस से। ठीक है। रूस में एक मार्क्सवादी हुए हैं जिनका नाम है लेनिन। ठीक है। वो कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत करते हैं जिसमें मेनली विचारधारा किसकी थी, लेफ्ट की विचारधारा थी। ठीक है। यानी लेफ्ट की विचारधारा का मतलब क्या है, वो किस किस चीज़ पर फोकस करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता चाहते हैं, आज़ादी ज़्यादा चाहते हैं, साम्राज्यवाद और कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकतावाद, इन दोनों के वो खिलाफ हैं। ठीक है। मजदूरों का शासन चाहते हैं, मजदूरों की सरकार बने, ऐसा चाहते हैं। ठीक है। और लेनिन ने कहा भी है जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या काम करेगी, वैनगार्ड की तरह काम करेगी। ठीक है। तो जो लेफ्ट पार्टी है, एक तरह से अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी को लो तो वो टोटली लेफ्ट विचारधारा के अंदर आती है, लेफ्ट। ठीक है। वामपंथी विचारधारा। तो ये अगर हम इंडिया के संदर्भ में देखें तो ये कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। देखिए, जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी है इंडिया के अंदर वो 1925 में बनी है, और इसके जो फाउंडर हैं वो है सत्यभट्ट। ठीक है। 1925 में इसकी शुरुआत होती है कम्युनिस्ट पार्टी की। और कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में जो बनी है उसको सपोर्ट करने वाले जो हैं रशिया के ही लोग हैं। जैसे लेनिन चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा साम्यवाद फैले, इसलिए वो अलग अलग देशों में क्या करता था, उनको डोनेशन देता था, क्या करने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने के लिए। ठीक है। और एम.एन. राय और लेनिन के बीच में इस कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर काफ़ी विरोध भी रहा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो शुरुआत होती है इंडिया में वो थी 1925 में। अब ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1964 में इसका विभाजन हो जाता है और ये 2 भागों में बढ़ जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, और एक खाली कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। जो CPIM है आज के टाइम में वो क्या है, आपका राष्ट्रीय दल है,
कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में पहली बार अगर कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से अगर सरकार बनाई तो वो भारत में बनी थी 1957 में और केरल के अंदर। ये कम्युनिस्ट पार्टी की काफ़ी बड़ी जीत मानी जाती है। ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चाइना में बनती है, रशिया में बनती है, बट वहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ा। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी वर्ल्ड लेवल पर, आपसे छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड लेवल पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कहाँ बनी, भारत के अंदर, और कब बनी, 1957 के अंदर बनी। भारत के अंदर जो लेफ्ट है उसकी क्या विचारधारा है, देखिए, एक तो ये बीजेपी पार्टी का जो धारा 370 है उसके विरोध में है। ठीक है, दूसरा ये रिजर्वेशन चाहती है महिलाओं के लिए, कहाँ पर, संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये किसके अंदर, किस पर रखती है, मजदूरों पर और किसानों पर। ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी राजनीति के अंदर मजदूरों की भी हो और किसानों की भी हो। और ये किस पे फोकस करती है, मेनली स्टेट पर फोकस करती है, और स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाए व्यवस्था को, ना कि ये मार्केट सिस्टम पर कंट्रोल करती है। इस टाइप का क्वेश्चन भी नेट पे पूछा गया है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका फोकस किस पे रहता है, पावर के द्वारा ये स्टेट को कंट्रोल करेगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि सारा का सारा जो काम होगा शासन व्यवस्था में, लोगों को रोजगार देने का या कोई अदर एक्टिविटीज़ है या वेलफेयर के काम है, वो कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। मतलब प्राइवेट क्षेत्र का विरोध करती है ये। ठीक है, जैसे एलपीजी वगैरह है, इसका भी इसने विरोध किया। तो ये इसकी मेन विचारधारा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, इंडिया के अंदर ऐसा है कि ये स्वतंत्रता चाहती है। देखिए, अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो रशिया के अंदर और चाइना के अंदर भी इस तरह की पार्टियां हैं, वहाँ भी साम्यवादी सरकार है, लेकिन वहाँ पर स्वतंत्रता लोगों को नहीं है। लेकिन इंडिया की जो लेफ्ट पार्टी है वो मेनली लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देने के पक्ष में। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का मामला उठा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जब लोगों का नेट बंद किया गया तो उसको लेकर भी इनके काफ़ी उग्र विचार रहे थे। ठीक है, अब ये राजनीति के अंदर जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है, जो ये लेफ्ट विचारधारा वाली पार्टी रही है, उनकी क्या मतलब मेन योगदान रहा है, तो देखिए, सबसे अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी 2004 के चुनाव में रही। कम्युनिस्ट पार्टी ने 62 सीटें गेट की। अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसका यहाँ पर रहा है। बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है एम मार्क्सिस्ट, ये मेनली कुछ राज्यों में काफ़ी अच्छी हैं, जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल हो गया आपका, पश्चिमी बंगाल हो गया, केरल हो गया, और क्या कहते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा। लेकिन आजकल अभी की अगर हम बात करें 2019-20 की, तो त्रिपुरा के अंदर पहली बार वहाँ बीजेपी की सरकार आई है। हमेशा वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है मेनली इन राज्यों के अंदर ज़्यादा प्रभावशाली रहती है। ठीक है, तो ये थी विचारधारा किसकी, लेफ्ट विचारधारा थी पॉलिटिकल पार्टी की। ठीक है, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी, दूसरे वाली है राइटिस्ट। ठीक है, यानी जिसको हम दक्षिणपंथी बोलेंगे। क्लियर, दक्षिणपंथी की बात जब भी हम करेंगे पार्टी की विचारधारा के अकॉर्डिंग, तो ये किस तरह की पार्टी है, ये पार्टी ऐसी है जो अपने विचारों को, अपने कल्चर्स को, अपनी संस्कृति को, राष्ट्रवाद को संजोए रखना चाहती है। मतलब जो चीज़ें हमारी अतीत से चली आ रही हैं उन चीज़ों को वो ये ऐसे ही रखना चाहती हैं जैसे वो हैं। तो आप इसमें बीजेपी का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे बीजेपी, आपने देखा बीजेपी की जो विचारधारा है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पार्टी जो दक्षिणपंथी है, क्या है उसकी विचारधारा। मेनली वो क्या चाहती है, संस्कृतिवाद, राष्ट्रवाद, जो संस्कृति है, कल्चरलिज्म्स, जो राष्ट्रवाद है उसको चाहती है। मेनली उसकी विचारधारा किसकी है, हिंदुत्व की। मतलब ऐसा मानना है उस पार्टी का कि हमारा जो इंडिया है, ये जो देश है, ये मेनली किसका देश है, हिंदुओं का देश है, और अब ये हमारी जो मातृभूमि है, ठीक है, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। दूसरा मेनली आइडियोलॉजी आपने देखी होगी बीजेपी की क्या रहती है कि समान, इक्वल जो है वो सिविल कोड होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल 3 तलाक कानून आया 2019 में जो पारित किया गया, वो भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वो चाहती कि किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो,
ठीक है, उनके लिए समान कानून होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए उनके कानून फॉलो हो, हिंदू धर्म के लोगों के लिए उनके कानून फॉलो हो, नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहती है सबके लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये भी उसके बीजेपी के एजेंडे में भी शामिल है। इसके अलावा वो किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग जो है, जिस पर कांग्रेस ज़्यादा फोकस करती है, वो थोड़ा सा इसके खिलाफ है। वो चाहती है कि सभी को क्या मिलनी चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए। फिर धारा 370 जो बीजेपी की पार्टी में मेन एजेंडा था, ये काफ़ी काबिले तारीफ काम किया बीजेपी सरकार ने धारा 370 को हटाकर, जो कि किसको स्ट्रॉन्ग करता है, संघवाद, फेडरलिज्म सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है कि सभी राज्य एक जैसे माने जाने चाहिए। अगर उन्हें विशेष सुविधाओं की ज़रूरत है तो वो दें, ऐसा नहीं कि उनका एक अलग संविधान हो या एक अलग झंडा हो। तो इस तरह की विचारधारा जो है वो किसकी रही है, बीजेपी की रही है। और बीजेपी जो था जनसंघ का ही बदला हुआ रूप है। ठीक है, मेनली बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई और शुरू में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन पहली बार 1984 के बाद पहली बार ऐसी कोई पार्टी सामने आई है जो पूर्ण बहुमत से और काफ़ी अच्छी सीटों से पर विजयी रही। जैसे आपकी 16वीं लोकसभा के अंदर हमारी, तो इसने कितनी सीटें गैट की थी, 282, और इसका जो गठबंधन था उसने 336। अभी जो 17वीं लोकसभा है इसमें भी इसने 302 सीटें प्राप्त की। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है ये। और इस टाइम पर इसका जो मेनली मुद्दा रहा है वो रहा भ्रष्टाचार, सुशासन, गुड गवर्नेंस, डिजिटलाइजेशन, पारदर्शिता लेके आना। काफ़ी अच्छे काम कर रही हैं आजकल ये। और मेनली इस पार्टी के सक्सेस का जो मेन रीज़न है वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है। ठीक है, जैसे इसने राम मंदिर का जो मुद्दा था काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा था, उसको भी सोल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्टी आती है आपकी मध्य मार्गी पार्टी, जिसको बोलते हैं सेंट्रलिस्ट पार्टी। ठीक है, कांग्रेस जो है आपकी सेंट्रल पार्टी मानी जाती है, हमारी मध्य मार्गी पार्टी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, मध्य मार्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि ना तो इसका झुकाव किसकी तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, ना ही इसका झुकाव किसकी तरफ है, राइट की तरफ है। मध्य मार्ग का मतलब क्या है, ये ऐसी पार्टी है जिसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें अलग अलग विचारधाराएं हैं। देखो पामर ने इसको कहा है, क्या कहा है पामर ने कांग्रेस को, किस तरह की पार्टी है, अम्ब्रेला पार्टी है। जैसे अम्ब्रेला की अलग अलग शाखाएं होती हैं, उसी तरह इस पार्टी के अंदर भी अलग अलग विचारधाराएं जो हैं समाहित हुई हैं। मेन इस पार्टी का जो एजेंडा है वो क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग को, कमज़ोर वर्ग को, सबसे ज़्यादा ध्यान ये माइनॉरिटी वर्ग पर रहता है इनका। उनके लिए सीटें आरक्षित करना, उनके लिए नई नई योजनाएं चलाना। ठीक है, दूसरा ध्यान इसका रहता है धर्मनिरपेक्षता पर, सेक्युलरिज्म्स पर। मतलब सभी लोग जो हैं, धर्म जो है वो, धर्म के सामने सभी लोग बराबर हो, राज्य का अपना धर्म ना हो। मतलब जैसे बीजेपी क्या कहती है, धर्म ट्रांसफॉर्मेशन पर रोक लगाती है, लेकिन ये पार्टी धर्म ट्रांसफॉर्मेशन पर रोक नहीं लगाती है। कहती है भाई हमारी इच्छा, हमारा व्यक्तिगत मामला, हम किसी भी धर्म को अपनाएं, बट जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक है, जैसे मॉरिस जोन्स हुए हैं, आपके नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसको संत पार्टी किसने कहा, इसको संत पार्टी का है मॉरिस जोन्स ने। ठीक है, अब जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखिए आप, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। आज़ादी के बाद ये मान लीजिए भारतीय इतिहास के अंदर जो है एक वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम रहा है। कब तक, सेंटर लेवल पर देखो तो 1977 तक, और स्टेट लेवल पर देखो तो 1967 तक, 67 तक। मतलब कांग्रेस पार्टी का राज काफ़ी लंबे समय तक रहा है। शुरू में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मेनली इंदिरा गांधी। ठीक है, 1970 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी मोरारजी देसाई की। लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम रही है इस पार्टी के अंदर वो रही है वंशवाद की। मतलब इस पार्टी पर गांधी परिवार, इसी का ज़्यादा प्रभुत्व रहा है। ठीक है, आप ये मान लीजिए 1900 दशक के बाद पहली बार जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी, और उस टाइम इस पार्टी के जो अध्यक्ष बने सीताराम केसरी, वहाँ पर इस परिवार का, गांधी परिवार का थोड़ा सा प्रभुत्व समाप्त हुआ। लेकिन दोबारा से फिर 1998 में सोनिया गांधी ने दोबारा से इस पार्टी में सिर्फ परिवारवाद, मतलब परिवारवाद की भावना इसमें ज़्यादा है। और अभी भी कोई प्रभावशाली इनके पास
एक प्रभावशाली जो व्यक्तित्व वाला नेता है वो नहीं है चुनाव के लिए। इस पार्टी की मेन लोकप्रियता कम होने के जो रीज़न रहे हैं वो यही रही हैं, लेकिन में हमेशा मतभेद होता रहता है। अभी एमपी में देख लीजिए सिंधिया, और आप दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो, कई राज्यों में ऐसा ही हुआ है कि जो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग थे उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन किया। उसका मेन रीज़न क्या है? व्यक्तिगत मतभेद और उनके परिवार का ज़्यादा प्रभाव रहा है इस पार्टी सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो ये कांग्रेस पार्टी के बारे में। उसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर, जैसे रीजनल पार्टी हैं। बहुत सारी पार्टी ऐसी भी हैं जो धर्म के आधार पर आधारित पार्टी है, जैसे हिंदू परिषद है, शिवसेना है, बजरंग दल है। बजरंग दल तो अभी काफ़ी लोकप्रिय रहा है क्योंकि राम मंदिर बना है, तो उसमें उसकी निर्मोही अखाड़ा, बजरंग दल, इन लोगों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी बहुत सारी पार्टीज तो ऐसी हैं इंडिया के अंदर जो धर्म पर ही आधारित हैं। शिरोमणि अकाली दल है जो काफ़ी पुराना है, 1920 में ही, स्वतंत्रता से पहले ही इसकी क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। उसके बाद हरियाणा के अंदर एक लोकप्रिय दल है जिसका नाम है इनेलो। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, तमिलनाडु के अंदर है AIDMK, और वेस्ट बंगाल में है ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो बहुत सारे जो है रीजनल दल है जो पर्टिकुलर एक एरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे उड़ीसा के अंदर है बिजू पटनायक का जो दल है। ठीक है, तो बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दलों का जहाँ एक फ़ायदा क्या है कि ये संघवाद की भावना को प्रबल करते हैं, फेडरलिज्म सिस्टम को प्रबल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जैसे ही गठबंधन की सरकार बनती है तो वहाँ स्टेबिलिटी जो होती है इन दलों की वजह से कम हो जाती है। ठीक है, और जो रीजनल दल हैं वो ज़्यादातर कब अस्तित्व में आए थे? 1967 के बाद आई थी। और ज़्यादा कब फैले ये? जब गठबंधन सरकार बनने लगी 1970 के बाद। ठीक है, तो ये कुछ क्या थी, मैंने आज आपको क्या बताया कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं आइडियोलॉजी के आधार पर कितनी हैं। ठीक है, और किस तरह की विचारधारा है उनकी। क्लियर? और अब मैं आपको बताऊंगी कि संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी कितने टाइप की होती है। तो एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम, टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम और मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। देखिए, जहाँ पर एक दल है वहाँ पर हम डेमोक्रेसी का अस्तित्व नहीं देख सकते, वहाँ लोकतंत्र नहीं कह सकते कि वहाँ लोकतंत्र होगा। आप एग्जाम्पल ले लीजिए चाइना का। चाइना के अंदर वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है। ये मानते हैं हम कि वहाँ पर पार्टी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पार्टी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो चुनाव लड़ने के लिए पार्टियों को जो परमिशन दी जाएगी वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, वहाँ की जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर एक दलीय पार्टी होगी, जैसे आप रूस का एग्जाम्पल ले सकते हो। पहले रशिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी थी लेनिन की, तो एक दलीय पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है वो मेन होता है। कोई भी डेमोक्रेसी, बहुत सारी अगर पॉलिटिकल पार्टियां ना हो तो उसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। दूसरी दो दलीय पॉलिटिकल पार्टी, तो दो जो दल हैं, टू पॉलिटिकल सिस्टम है, वो मेनली देखिए यूएसए के अंदर है। जो राइटिस्ट पार्टी का अस्तित्व है वो यूएसए से ही माना जाता है। जो एक पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं जिनका नाम है सर्टोरी, उनका ऐसा मानना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया है नेट में। जो सर्टोरी है वो क्या मानते हैं कि जो हमारी राइटिस्ट पार्टी थी, दक्षिणपंथी जो पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? यूएसए। अब इस पार्टी की मेन विचारधारा क्या थी? मैंने बताया था, फोकस किस पे? मार्केट पे। ठीक है, मेनली फोकस मार्केट पे है इसमें, और मार्केट के माध्यम से ये प्रोग्रेस चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मल्टीपल, ब्रिटेन के अंदर भी टू पार्टी सिस्टम है। ठीक है, और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम मिलेगा। और मल्टीपल पार्टी सिस्टम का एग्जांपल आप देख सकते हो, ब्राज़ील है, और आपका इंडिया काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। बहुत सारे, ये मान लीजिए आज के टाइम में अगर आज देखिए, जिस टाइम में ये वीडियो बना रही हूँ, तो आपके 8 जो है वो नेशनल पार्टी है। ध्यान रखना, अभी जो लेटेस्ट 8वीं नेशनल पार्टी का जिसे दर्जा दिया गया है वो नेशनल पीपल पार्टी है, मेघालय की है।
कॉनराड संगमा जो है उसके अध्यक्ष हैं। 2013 में अस्तित्व में आई थी और अभी 2020 के अंदर उसको क्या दिया गया है, नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 4 राज्यों के अंदर वो स्टेट पार्टी बनी और तब उसको नेशनल पार्टी का क्या दिया गया, दर्जा। तो वर्तमान में जो नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो 8 है और रीजनल पार्टी तो ये मान लीजिए 3000 से भी ऊपर है। बहुत सारी पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व इंडिया के अंदर है, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, विशेषताएं तो आपको पता होगी, हमारे इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की विशेषताएं क्या होंगी। एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है, ठीक है, भिन्न भिन्न धर्मों पर आधारित पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जाति के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व है, ठीक है, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी हैं। और एक हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ये मेन क्वेश्चन बनता है आपका। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, देखिए जो फर्स्ट चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के अंदर वो कौन सा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब क्या है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कुछ ही लोगों के पास पावर है, ठीक है, जो साधारण जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उनसे जो उनके प्रोग्राम है वो साझे नहीं किए जाते। आप देखिए, हमें पता होना चाहिए कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है वो मेनली कार्यकर्ताओं का होता है, ठीक है, वो लोगों के पास ज़्यादा रहते हैं, वो लोगों की समस्याओं को अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि कुछ ही लोगों की पार्टी के अंदर चलती है। ठीक है, दूसरी जो परंपरा है वो वंशवाद की परंपरा है। जैसे अभी मैंने कांग्रेस का एग्जाम्पल देके बताया। आप देखिए, भारत जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर 1977 तक, इवन अगर हम अध्यक्ष पद की बात करें तो 90 दशक तक ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन रहे हैं, गांधी परिवार रहा है। पूरा का पूरा प्रभुत्व किसका रहा है उस पर, गांधी परिवार का रहा है। दूसरा क्या है, वंशवाद। दूसरी अदर पॉलिटिकल पार्टी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है तकरीबन या तो वो खुद चुनाव लड़ते हैं या उनके भाई भतीजे ये चुनाव लड़ते हैं या अपने रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को वो क्या करते हैं, टिकट देते हैं, जो कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तीसरी जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि चुनाव लड़ते टाइम ज़्यादातर क्या करते हैं कि किनको टिकट दिया जाता है, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। और कई बार अपराधीकरण भी इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उनका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, सिर्फ वो कितना मनी से सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे लोगों को राजनीतिक दल के अंदर शामिल किया जाता है, उनसे चुनाव लड़ाया जाता है, जो कि हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, तो क्या सुधार किए जाने चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। देखिए, वैसे तो चुनाव आयोग के द्वारा तो काफ़ी सुझाव दिए गए हैं। जैसे अभी एक बिल भी आया था संसद के अंदर कि अगर 2000 से ज़्यादा हम कैश लेते हैं, ठीक है, तो वो हमने कैश नहीं लेना है, ठीक है, वो हमने कैसे लेना है, ट्रांजैक्शन कैसे होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम 20,000 तक, 2000 से 20,000 तक का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को किसने डोनेशन दिया उसका पूरा का पूरा फुल डिटेल होना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा सराहनीय कार्य किया गया है। ये बिल आपका कम से कम 1 साल हो गए, 2019 के शुरुआत में ये बिल पारित किया गया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। ठीक है, लेकिन मेनली सुधार कब हो सकते हैं, देखिए, मेनली सुधार तब हो सकते हैं जब जनता का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, जनता को सरकार की नीतियों के बारे में पता होगा, ठीक है, और वो उन नीतियों का, अगर उन्हें वो पसंद नहीं है तो वो अपने जनादेश के माध्यम से उन नीतियों के खिलाफ आंदोलन करके और राजनीतिक दलों के ऊपर, नेताओं के ऊपर प्रेशर बनाकर ही उनमें सुधार किया जा सकता है। अदरवाइज सुधार होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब जनता को लगेगा, जब नेताओं को लगेगा कि जनता उनके खिलाफ आ सकती है, नेक्स्ट टाइम जो है वो चुनाव जीत कर नहीं आएंगे, तो हो सकता है उन पर थोड़ा सा प्रेशर हो। अदरवाइज तो वो हर कानून का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेते हैं। देखिए, दल बदल कितना कामयाब रहा, हम जानते हैं, आज भी दल बदल ऐसे ही हो रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, आचार संहिता को लेकर उसमें भी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेनली सुधार तभी होगा जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अभी काफ़ी कुछ रहते हैं पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के अंदर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।